हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एक हिंदू मैरिज को प्रॉपरली होने के लिए सेरेमनीज की क्या इम्पोर्टेंस है। सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज। Section 7 Clause 1 reads, a Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto. इसका मतलब ये हुआ कि जो हिंदू मैरिज है वो दो जो पार्टीज़ हैं, दूल्हा और दुल्हन, उनके कस्टम्स के हिसाब से सोलेमनाइज की जा सकती है। अब दूल्हे का भी कस्टम हो सकता है और दुल्हन का भी कस्टम हो सकता है। किसी भी एक पार्टी का कस्टम फॉलो करके मैरिज को पूरा किया जा सकता है। Section 7 Clause 2 where such rites and ceremonies include the Saptapadi, that is the taking of 7 steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire, the marriage becomes complete and binding when the 7th step is taken. तो सेक्शन 7 क्लॉज 2 सप्तपदी के बारे में बात करता है, जिसमें अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं और यह एक मैंडेटरी कस्टम होता है एज पर सेक्शन 7। तो जब भी राइट्स और सेरेमनीज जो भी दो पार्टीज़ हैं, अगर उनके कस्टम में ये सप्तपदी इंक्लूडेड है कि हमें फायर के अग्नि के 7 फेरे लेने हैं, अगर ये उनके कस्टम में आता है तो जैसे ही 7वां फेरा कंप्लीट होता है, पूरा होता है, वैसे ही शादी को परिपूर्ण माना जाता है। Thus, according to Section 7 of the Hindu Marriage Act 1955, a marriage may be solemnized in accordance with the customary rites or ceremonies of either party thereto. The ceremony and rites fall into two heads. Number 1, the Shastric ceremonies and rites as prescribed by the Hindu law, or the customary ceremony and rites which prevail in the caste or community to which one of the parties or both belongs. तो सेक्शन 7 की अगर हम रीडिंग करते तो हम ये देखते हैं कि मैरिज जो होती है, जब भी मैरिज को संपन्न कराना है तो कस्टमरी राइट्स और सेरेमनीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज़ मतलब जो दो पार्टीज़ हैं उनके कस्टम में जो भी सेरेमनीज़ फॉलो करते हैं, जो भी उनकी विधि है, जो भी शास्त्रिक विधि है या कस्टमरी विधि है, उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है अगर शादी को परिपूर्ण मानना है। तो ये जो कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज़ हैं वो दो तरह की कैटेगरीज में आती हैं। एक तो होती है शास्त्रिक सेरेमनीज एंड राइट्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द हिंदू लॉ। तो हिंदू लॉ में जो भी प्रिस्क्राइब्ड हैं, शास्त्रों के अनुसार जो विधियां हैं जिनका होना ज़रूरी है वो विधियां, और दूसरी है कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज, यानी कि जो भी लड़की या लड़के का परिवार है उसके कस्टम में जो सेरेमनी या राइट्स प्रिवेल कर रही हैं शादी होने के लिए, वो सेरेमनीज एंड राइट्स शादी को होने के लिए बहुत ज़रूरी है। Thus, Shastric ceremonies and rites are still necessary for solemnization of a valid Hindu marriage. These can be dispensed with only if one of the parties to the marriage can establish a customary ceremony in substitution of the Shastric ceremony. तो शास्त्रों के अनुसार जो भी विधि विधान दिए हैं उनको पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है एक हिंदू शादी को संपन्न करने के लिए अंडर सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। लेकिन अगर लड़का या लड़की के कस्टम में कोई ऐसी सेरेमनी है जो शास्त्रिक सेरेमनी नहीं है तो कस्टमरी सेरेमनी को शास्त्रिक सेरेमनी की जगह पर सब्स्टिट्यूट भी किया जा सकता है। Customary rites and ceremonies to be accepted must be shown that such custom has been followed definitely from ancient times and that the members of caste, community or subcaste has recognized such ceremony as obligatory. Now this is very important to be discussed. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कोई कस्टम है वो बहुत ही लंबे समय से फॉलो होना बहुत ज़रूरी है, बीच में उसका कोई अवरोध ना हो, वो रुका ना हो, वो लगातार टाइम इमेमोरियल फॉलो किया जा रहा हो, रीजनेबल हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ना हो। तो यहाँ पर अगर कोई कस्टमरी राइट्स या सेरेमनीज़ को शास्त्रिक राइट्स या सेरेमनीज़ के ऊपर रखना है तो ये प्रूव करना बहुत ज़रूरी है कि वो जो कस्टमरी राइट्स या फिर सेरेमनीज़ उस पर्टिकुलर परिवार में फॉलो किए जा रहे थे वो बहुत लंबे समय के दौरान से फॉलो किए जा रहे थे और उसके बीच में कभी भी कोई अवरोध नहीं आया है और उनके परिवार में उस पर्टिकुलर कस्टमरी
राइट्स या सेरेमनी होना किसी भी शादी को संपन्न करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि संथल्स हैं, ये एक आदिवासी कम्युनिटी है संथल्स की। उसमें क्या होता है कि उनके यहाँ की एक सेरेमनी है कि जो लड़का है वो लड़की के फोरहेड के ऊपर सिंदूर लगाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिंदूर लगाएगा, और तभी उनके यहाँ उस जैसे ही वो ऐसा करेगा वो शादी पूरी मानी जाएगी। तो यहाँ पे ये उनका कस्टमरी राइट है, कस्टमरी सेरेमनी है जो बहुत लंबे दौरान से फॉलो किया जा रहा है। रिजल्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ नेसेसरी राइट्स इन सेरेमनीज। तो नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम जो भी नेसेसरी सेरेमनीज हैं, जो भी नेसेसरी राइट्स हैं, उनको अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो उस पर्टिकुलर शादी का क्या होगा। तो अगर हमने नेसेसरी राइट्स और सेरेमनीज को फॉलो नहीं किया है तो वो शादी नल एंड वॉइड मानी जाएगी, यानी कि शुरू से ही उस शादी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। नेसेसरी सेरेमनीज, शास्त्रिक or customary, whichever are prevalent on the side of the bride or bridegroom, must be performed. Otherwise, the marriage will not be valid. For instance, if a Jain and Sikh marry, it is necessary that either the Saptapadi, which is a Jain ceremony, or the Anand Karaj, which is a Sikh ceremony, must be performed. Otherwise, marriage will not be valid. तो अगर शास्त्रिक विधियाँ या फिर जो भी कस्टमरी विधियाँ, जो भी उनके रीति रिवाज हैं किसी पर्टिकुलर लड़के या लड़की की फैमिली के जो पर्टिकुलर रीति रिवाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है शादी के होने के लिए, अगर उनको फॉलो नहीं किया गया है तो शादी शुरू से ही नल एंड वॉइड मानी जाएगी। जैसे कि जैन कम्युनिटी में सप्तपदी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर लड़का या लड़की है, अगर लड़की सिख है और लड़का जैन है और उसकी शादी में सप्तपदी होता है तो ही वो शादी परिपूर्ण मानी जाएगी। अगर सप्तपदी नहीं होता है तो वहाँ पे वो शादी नल एंड वॉइड मानी जाएगी। या फिर अगर लड़की है वो अपने रीति रिवाज से शादी कर रही है और वो सिख है, तो अगर उसकी शादी में आनंद कारज, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है सिखों में, उस पर्टिकुलर कस्टमरी राइट का होना, अगर वो नहीं फॉलो किया जाता है तो उस केस में भी शादी नल एंड वॉइड मानी जाती है। तो अगर हम लड़के लड़की की शादी कर रहे हैं और लड़का किसी और धर्म का और लड़की किसी और धर्म की है, तो या तो लड़के के धर्म की जो नेसेसरी राइट्स एंड सेरेमनीज हैं आप वो फॉलो करो, या फिर लड़की के धर्म की नेसेसरी राइट्स एंड सेरेमनीज हैं शादी से रिलेटेड वो फॉलो करो। अगर दोनों ही रिलीजन के आपने नेसेसरी राइट्स और सेरेमनीज नहीं फॉलो किए किसी भी एक धर्म के, तो फिर वो शादी नल एंड वॉइड मानी जाएगी। The performance of necessary ceremonies is a vital question in bigamy case, very important। जब आप बाइगेमी का कोई केस डालते हो जो कि सेक्शन 494 में डिफाइंड है कि बाइगेमी इज एन ऑफेंस, तो ये एक ऑफेंस है। और अगर लड़के ने दूसरी शादी कर लिया और लड़की कोर्ट में जाती है तो वहाँ पर भी मैरिज को प्रूव करना बहुत ज़रूरी है कि लड़की की लड़के के साथ पहले शादी हो चुकी है। और शादी वैलिड कब मानी जाएगी? जब नेसेसरी राइट्स और सेरेमनीज उस पर्टिकुलर शादी में अच्छी तरह से निभाए गए होंगे। ऑन फेलियर टू प्रूव दैट नेसेसरी सेरेमनीज वर परफॉर्म्ड, प्रोसिक्यूशन फॉर बाइगेमी कैन नॉट सक्सीड। तो लड़का या लड़की कोई भी जाता है ये कंप्लेंट लेके कि मेरे स्पाउस ने दूसरी शादी कर ली है, तो उसको कोर्ट में ये प्रूव करना होगा कि उसकी शादी पहले उस पर्टिकुलर अक्यूज पर्सन से हुई थी और वो शादी एक वैलिड मैरिज थी, वैलिड सेरेमनीज और वैलिड राइट्स के साथ उस शादी को परफॉर्म किया गया था। अगर वो नहीं प्रूव कर पाएगा पहली शादी को प्रॉपरली तो वो बाइगेमी के लिए अक्यूज पर्सन को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता। Presumption of marriage, this is very important। सेक्शन 114 ऑफ द एविडेंस एक्ट हमेशा कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि दो पार्टीज के बीच में शादी हुई है अगर उन दोनों के बीच में कंटिन्यूअस कोहैबिटेशन हुआ है। तो इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ लॉ टू लीन इन फेवर ऑफ द वैलिडिटी ऑफ मैरिज वंस इट इज़ प्रूव दैट इट हैज़ एग्जिस्टेड डी फैक्टो। अगर एक लड़का एक लड़की बहुत समय से एक साथ रह रहे हैं और लोगों को लगता है कि उन दोनों की शादी हो रखी है, वो बिल्कुल पति पत्नी की तरह एक साथ रहते हैं, तो कोर्ट का प्रिजम्पशन हमेशा यही रहेगा कि उन दोनों की शादी हुई है अगर कोई नेसेसरी एविडेंस नहीं है कि उनकी शादी हुई है। तो प्रिजम्पशन कोर्ट का हमेशा रहता है कि उनकी शादी हुई है। अब ये प्रूफ करना कि हम दोनों के बीच में कभी शादी नहीं हुई है, ये उस पार्टी के ऊपर होता है जो कोर्ट में ये कह रहा है कि हम दोनों के बीच में शादी नहीं हुई है। लेकिन ये जो प्रिजम्पशन है इट विल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स
and bigamy where the solemnization of marriage as a fact has to be proved. तो अगर आप कोई बाइगेमी का केस कोर्ट में ले जाते हो या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस कोर्ट में ले जाते हो तो उस केस में ये प्रिजम्पशन कोर्ट कभी नहीं लेगी. 114 ऑफ एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन इन दोनों केसेस में नहीं लगेगा. अब बाइगेमी तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स ये होता है कि मान लीजिए पति पत्नी है और पत्नी पति को छोड़ के चली जाती है या पति पत्नी को छोड़ के चला जाता है तो पत्नी या पति जो भी विक्टिम है वो कोर्ट में जाके कोर्ट से बोल सकता है कि आप प्लीज़ मेरे पति को वापस बुलाओ या प्लीज़ आप मेरी पत्नी को वापस बुलाओ एज द केस में भी. इसको कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. यानी कॉन्जुगल राइट्स मतलब मैरिटल राइट्स, रेस्टिट्यूशन मतलब आप दोबारा से उसको रीस्टोर करो. हमारे बीच में जो पति पत्नी के रिश्ते हैं उनको दोबारा से रीस्टोर करो. तो इस केस में भी प्रिजम्पशन ऑफ वैलिड मैरिज, प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 114 ऑफ एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा. थैंक यू.